Hello students, so welcome back again, and the topic that we are going to do is the second part of lesson heredity from class 10th. Earlier जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने मेंडल्स के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस देखे कैसे होते हैं और उनसे कंक्लूजन में जो 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनकी हमने स्टडी करी और साथ में हमने पुनेट स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा. इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कि जीन से ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं. जो हमने बोला कि कोई प्लांट टॉल है या कोई सीड राउंड है या पॉड का कलर ग्रीन है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, वो कैसे इन कैरेक्टर्स को दिखा पाती है, कैसे इन ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर पाती है. तो फर्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे और सेकंड पार्ट में इस लेसन के हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट विद हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड. कैसे ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं, कैसे हेरिडिटी का मैकेनिज्म वर्क करता है. ठीक है, तो ये एक डायग्राम्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. पहले ना हमें मालूम है कि जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन कैसे? जीन एक्चुअली में है क्या? जीन डीएनए का एक पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन लिए हुए है प्रोटीन बनाने की. जीन क्या है? डीएनए का पार्ट है जिसमें कि प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है. अब जीन अपनी इस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी. वो कैसे होएगी? वो यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस. आरएनए से कोड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोसेस चलते हैं और आपका बन जाता है प्रोटीन. लेकिन आपको कितना याद करना है कि डीएनए के एक पार्ट को जीन बोलते हैं जिसमें कि प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और उस इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन बन जाता है. अब ये प्रोटीन क्या करेगा? हमारी बॉडी में मेनली सभी काम प्रोटीन के हैं. प्रोटीन एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन हार्मोन्स बनाएंगे, और ये आपको पता है कि हमारी बॉडी के काम, एंजाइम्स और हार्मोन्स बहुत काम करते हैं. हमारी बॉडी का सारा काम ही ऑलमोस्ट इन्हीं के थ्रू होता है. यही हमारी बॉडी में हो रहे सभी बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म और जितने भी रिएक्शंस हैं बॉडी में वो सब करवाएंगे. अब यहाँ पर जो ये हार्मोन है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एक मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा उससे ही हमारा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. ठीक है, तो इसको अगर आप एक एग्जाम्पल से समझे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. तो हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है प्लांट की हाइट. प्लांट की हाइट कैसे एक जीन की वजह से होती है. नाउ वी नो दिस दैट द हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन पे हमारी हाइट डिपेंड करती है. जितना ग्रोथ हार्मोन उतनी ज़्यादा हाइट. अब ये ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे कैसे? ये ग्रोथ हार्मोन बनेगा प्रोटीन से. ठीक है, ये प्रोटीन से बनेगा और इस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है? इस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन दे रखी है ये जीन से. और ये जीन कहाँ है? हमारे सेल के डीएनए के अंदर है. तो डीएनए से जो जीन हमारा आया वो जीन बनाएगा प्रोटीन. जितना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा उतना ज़्यादा हार्मोन बनेगा और उतना प्लांट टॉल होगा. तो सीधा सीधा ये बात आ गई कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस ऑफ अ प्लांट. अब इस जीन में मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ऑल्टरेशन हो गई या कुछ म्यूटेशन हो गई. इस म्यूटेशन या ऑल्टरेशन की वजह से अब ये प्रोटीन बनना कम हो गया. तो आप सोच सकते हैं अगर प्रोटीन बनना कम हुआ तो क्या होगा? कम हार्मोन प्रोड्यूस होगा. हार्मोन कम तो प्लांट की हाइट छोटी. ठीक है, तो प्लांट की हाइट छोटी, तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द प्लांट
इज डिटरमाइंड बाय द जीन प्रेजेंट इन इट। अगर जीन म्यूटेटेड नहीं है, जीन एक नॉर्मल जीन है, तो प्लांट की हाइट होगी ज़्यादा। इसीलिए ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी है ना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल ही होती हैं, तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। अगर जीन नॉर्मल है तो प्लांट टॉल है। अगर जीन में म्यूटेशन है तो वो, अब जीन खराब है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, ऐसे सारी जीन्स में गड़बड़ तो होगी नहीं ना, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जीन्स कैसे ट्रेट्स को एक्सप्रेस कराते हैं। नाउ वन मोर पार्ट। अब हम वापस चलते हैं अपने मेंडल के क्रॉस पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो हमने पहले के लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था कि प्योर वैरायटीज़ के पेरेंट्स को लेकर हमने क्रॉस कराना है। ठीक है, ये प्योर पेरेंट्स हैं, एक टॉल और एक ड्रॉफ। टॉल और ड्रॉफ प्योर वैरायटी के पेरेंट्स को लिया और हमने इसका क्रॉस कराया, और हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में हमारे पास सभी टॉल प्लांट्स आए। अब इन टॉल प्लांट्स को फिर हमने सेल्फ करा, आपस में इनका क्रॉस करवाया। ठीक है, अब इन टॉल प्लांट्स को क्रॉस कराने के बाद हमने देखा कि 3 टॉल प्लांट्स आ रहे हैं और एक ड्रॉफ आ रहा है हमारी F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जो हमारी प्रोजेनी का रेशो है वो 3:1 का रेशो है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि 4 प्लांट्स बने थे जिसमें से 3 टॉल थे और एक ड्रॉफ था। नो, द रेशो वॉज 3:1। ठीक है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेशो की बात कर रहे हैं। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो ये टॉल कैरेक्टर है वो यहां पर तो कहीं नहीं आया, यहां पर था, यानी कि इसका जो कैरेक्टर है वो आया होगा तो इसी पेरेंट से आया, इसी पेरेंट से तो इसका कैरेक्टर यहाँ पर मिला। लेकिन डायरेक्टली तो इसने पेरेंट ने ये नहीं बनाया, तो ये कैरेक्टर कैसे आया? ये कैरेक्टर यहाँ से घूमता हुआ इसके पास पहुंचा होगा। अब इस कैरेक्टर को पहुंचाने के लिए अभी हमने पढ़ा जीन चाहिए। ठीक है, तो इसके पास जीन जो है वो यहाँ से आ रहा है, एक जीन आ गया इसके पास यहाँ से। अब क्योंकि ये पेरेंट, ये जो प्रोजेनी है ये टॉल है, तो इसकी टॉलनेस को दिखाने के लिए इसके पास कोई जीन होना चाहिए। अब वो जीन इसको कहाँ से मिल रहा है? इससे मिल रहा है, तो इसके पास हो गए 2 जीन, एक यहाँ से एक यहाँ से। यानी कि हमें ये समझ में आया कि हर किसी के पास एक कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं, एक फादर से एक मदर से, यानी कि 2 जीन हमारे आ गए। तो यानी कि यहाँ पर भी 2 जीन है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 2 जीन है, पेरेंट के पास भी कैपिटल T, स्मॉल t, और हमारी प्रोजेनी के पास आए कैपिटल T और स्मॉल t, जिनको हमने क्रॉस करवाया स्मॉल कैपिटल T और स्मॉल t के साथ वापस। तो हमारे ये कैरेक्टर्स हमारे आ गए। तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया कि दोनों पेरेंट्स, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, इक्वल DNA दे रहे हैं प्रोजेनी को। दोनों पेरेंट प्रोजेनी के ट्रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि ड्रॉफ या टॉलनेस पेरेंट की ही जीन्स की वजह से आती है, और पेरेंट सेम कॉपी ऑफ जीन देंगे। अगर हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं तो इसके भी टॉल की ही बात करेंगे, इसके भी टॉल की ही बात करेंगे। अब यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया? कंक्लूजन में हमने ये करा कि हर पी प्लांट के पास या हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 सेट ऑफ जीन होंगे, यानी कि वही वाले जो हमने TT और TT की बात करी थी। 2 सेट की दो जीन्स होंगे, जिसमें से हर पेरेंट अपना एक जीन देगा जर्म सेल को, हर पेरेंट अपना एक जीन देगा जर्म सेल को। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के पास एक बार फिर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा? हमने 2 कैरेक्टर्स लेके डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो हाइब्रिड में हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात करी, यहाँ पर टॉलनेस की। डाई हाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमने बात करी राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड्स की, यानी कि सीड कैसा हो सकता है? राउंड या रिंकल्ड, और कलर उसका कैसा होगा? ग्रीन या येलो, जिसमें से हमको मालूम है राउंड इज द डोमिनेंट वन और यहाँ येलो इज द डोमिनेंट वन। ठीक है, तो इनका जब हमने पेरेंट का
क्रॉस करवाया तो यहाँ का जो डोमिनेटिंग, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यही ग्रीन लिया, हम राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन भी ले सकते थे, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि राउंड वाला कैरेक्टर यहाँ पर आ गया क्योंकि राउंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर था। ग्रीन और येलो में ग्रीन डोमिनेटिंग था तो ग्रीन यहाँ आ गया। अब इसका जो जीनोटाइप बना वो क्या बना, डबल आर सिंगल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, ये आ गया, कैपिटल वाई ये और स्मॉल वाई ये यहाँ से आ गया। फिर हमने ये जो हमारी F1 जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन में सब राउंड और येलो थे। अब इनकी हमने क्या करवाई, इनकी हमने करवाई सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने से हमने क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन गए। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन गए, मतलब राउंड ग्रीन तो आया ही आया, रिंकल्ड येलो भी हमारे पास आ गया, इसके बाद हमारे पास राउंड येलो भी आया और रिंकल्ड ग्रीन भी आया, मतलब ये भी आया, ये भी आया, ये कॉम्बिनेशन भी आया और वो कॉम्बिनेशन भी आया जो अभी तक था ही नहीं, दोनों तरफ से रिसेसिव था। तो हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है, 4 तरह के कॉम्बिनेशंस हमारे इसमें बन गए। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास जो हमारा ये वाली जनरेशन थी, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अब इसको F1 जनरेशन में, जिसके में हमारे राउंड येलो सीड्स आए थे। इनकी सेल्फिंग हमने देखनी है कि यहाँ से ही ऐसे वाले 4 कॉम्बिनेशंस कैसे बन गए। यहाँ से जो ये कॉम्बिनेशंस बने कैसे बने, वो इनके जो ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं। अब देखिए क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कैसे हो सकते हैं, 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो एक क्रोमोसोम होगा जो ये आई थिंक बड़ा लाइट सा बन गया है, इसको मैं डार्क कर दूं। एक क्रोमोसोम ये है, ये एक पैटर्नल और एक मैटर्नल, एक मदर से आया हुआ एक फादर से आया हुआ। अब इनके ऊपर जीन्स लगे हुए हैं। मान लीजिए कि राउंड का भी जीन और येलो का भी जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, तो वो जब गैमीट्स बनाएगा तो राउंड येलो और स्मॉल आर स्मॉल वाई के ही गैमीट्स बना पाएगा, ठीक है। और अगर हम कहें कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम ही अलग अलग है, ये क्रोमोसोम ही अलग अलग है, ठीक है। एक क्रोमोसोम के ऊपर आर कैपिटल जीन है और एक क्रोमोसोम के ऊपर आर स्मॉल जीन है, यानी कि एक में राउंड का जीन है, एक में रिंकल्ड का जीन है। ऐसे ही हमारे पास एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें कि येलो का एक जीन है और ग्रीन का एक जीन है। अब जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो इस आर के साथ ये अलग अलग हो जाएंगे क्रोमोसोम, ये भी डोनेट करेगा, इसमें से भी एक आएगा, तो इस आर के साथ ये कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का भी क्रोमोसोम आ सकता है। इसी तरीके से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का क्रोमोसोम आ सकता है गैमीट्स बनाते वक्त। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ 2 तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं 4 तरह के गैमीट्स बन रहे हैं। तो होगा क्या, हमारी जो ये सिचुएशन आई है, ये जो हमारी सिचुएशन आई है, जो आपने पूरा का पूरा टेबल बनाया है इसको करने का, उसमें आप देखिए कि ये 4 तरह के गैमीट्स लेकर ही आपने बनाया था। 2 गैमीट्स अगर होते तो आपका ये रिजल्ट कभी भी नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि R और Y लिंक्ड नहीं है आपस में एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। ये जो है ये सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस है, ये अलग है, ये अलग है। तो हर जीन अलग क्रोमोसोम पर हो सकता है, ठीक है। और अब जब जर्म सेल बनेंगे या गैमीट्स जब बनेंगे तो ये गैमीट्स एक क्रोमोसोम लेगा एक पेयर के साथ, और उसके बाद मैटर्नल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स कंबाइन हो जाएंगे और आपके नए क्रोमोसोम, नया जो प्रोजेनी बनेगी उसमें नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर्स रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। इससे स्पीशीज के डीएनए की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर
मान लीजिए अगर एक ही सेट एक ही पेरेंट से आ जाता, ठीक है, एक ही सेट एक ही पेरेंट से पूरा आ जाता और एक ही पेरेंट डोनेट करता, तो जीन की स्टेबिलिटी भी खराब हो जाती, कैरेक्टर्स भी अगली जनरेशन में ना जाते। हम ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, चाहे वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं भी कर पा रहे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो ये लिंक जो जीन्स है ये लिंक्ड नहीं है, ये सेपरेटली प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मेंडल। अब इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल की जो बात करते हैं वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे किसी का मेल और कोई ऑर्गेनिज्म फीमेल बन जाता है, हाउ इज इट मेड, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से देखा गया है। ह्यूमन बीइंग्स में आप सबको इतनी बेसिक नॉलेज है ही कि ह्यूमंस में जो XX और XY क्रोमोसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं बेबी के बॉय या गर्ल होने के लिए, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन मे बी डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सेक्स डिटर्मिनेशन मे बी जेनेटिक और क्रोमोसोमल। तो दो तरह से सेक्स डिटरमाइंड होता है। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी आप लोगों के लिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम उनको कवर करते हैं। सबसे पहले रेप्टाइल्स का सेक्स उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि हम उस फर्टिलाइज्ड एग को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और रेप्टाइल के केस में एनवायरनमेंट का जो मेन फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। रेप्टाइल्स के केस में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो सिर्फ टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है भैया। एक एग जो हो गया वो फर्टिलाइज हो गया, ओवम और स्पर्म मिल गए, एग की फर्टिलाइजेशन होगी। अब उसको क्या टेम्परेचर मिल रहा है इससे डिसाइड होगा कि वो मेल बनेगा या फीमेल। दूसरा एग्जाम्पल है स्नेल्स का। ये बहुत ही अलग तरीके से अपना सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ये अपनी लाइफ में अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में बहुत सारे मेल हैं तो उनमें से कुछ अपने आप फीमेल बन जाएंगे। कभी कभी ये किसी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं। सो इनका बहुत ही अलग किस्म का सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है, बट इनकी तो हमने ज़्यादा स्टडी नहीं करनी। हमारे सिलेबस में जो है वो है ह्यूमन बींग्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। और हम सबको मालूम है ह्यूमन बींग्स का सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम में, और ये है XX XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से भी होगा, बर्ड्स में अलग है, हनी बी में जो बीज हैं उनमें अलग तरीके से बनता है। तो अभी तो हम जो बात करने वाले हैं वो ह्यूमन बींग्स की बात करने वाले हैं। अब ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा तो पहले हम ये देखें कि ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स हैं कैसे। ये आपके सामने एक कैरियोटाइप है फॉर द क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन बींग। इसमें आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास ये 22 तो एक अलग बॉक्स में बने हुए हैं और एक पेयर मैंने अलग बॉक्स में बनाया है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो 22 + 1 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास। ह्यूमन बींग्स के पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? 23, जिसमें से अगर हम 22 पेयर्स की बात करें, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 पेयर्स बॉयज और गर्ल्स में बिल्कुल सेम है और इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। ये हमारे सारे सोमैटिक ट्रेट्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे स्किन कलर, आई कलर, हाइट, बाकी सब चीज़ों के बारे में ये रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे मेल और फीमेल सब में सेम है। बात आती है 23rd पेयर की। 23rd पेयर कहाँ गया? 22 तो एक यहाँ अलग कर दिए। अगर फीमेल है, अगर फीमेल का हम कैरियोटाइप बनाएंगे, तो कैरियोटाइप होता है कि आप सारे क्रोमोसोम्स उनके बना दें,
ठीक है, अगर फीमेल का बनाएंगे तो हमारा बॉक्स यूँ बनना चाहिए। ठीक है, ये पूरा 22 और ये 1 बन गया 23। और अगर हम मेल का बना रहे हैं तो मेल के लिए हमें साथ में इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 23 पेयर। अब क्या फ़र्क है मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स के बारे में, जो कि लास्ट पेयर हमारा कहलाता भी है सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम बस यही डिटरमाइन करता है कि बॉय है कौन और कौन गर्ल है। अब गर्ल्स का अगर हम फीमेल्स का क्रोमोसोम देखें, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वो दोनों क्रोमोसोम सेम साइज के हैं और दोनों को नाम दे रखा है हमने XX क्रोमोसोम। जबकि मेल के अगर हम 23rd पेयर के बारे में देखें तो उनमें से एक टॉल है और एक शॉर्ट है। टॉल वाला तो ऐसा ही है जैसा फीमेल का है, तो इसको नाम दे दिया हमने X, और जो छोटा है उसको नाम दे दिया हमने Y। ठीक है, ये XY जैसे आपका मैथ्स में होता है लेट द नंबर बी X, ऐसे ही इसमें X बॉडी दिखी थी किसी एक साइंटिस्ट को, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया X क्रोमोसोम। तो ये XX हो गया फीमेल के पास और XY हो गया मेल के पास। तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो कैसा बना, 22 पेयर्स है, तो 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम। तो मेल के पास क्या होंगे, 44 तो ऑटोजोम्स होंगे और प्लस एक होगा XY। फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल के पास होंगे 44 क्रोमोसोम प्लस XX। अब जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो इनका, जैसे हमने करा था TT, कैपिटल टी के गैमीट्स बनाए थे तो एक T अलग हो गया था, एक T अलग हो गया था, ऐसे यहाँ पर इनके भी आधे हो जाएंगे। 44 में से 22 और एक के पास X, 44 के 22 और एक के पास Y। तो मेल में ऐसे गैमीट्स बनेंगे, यानी कि ऐसे स्पर्म्स बनेंगे। फीमेल के पास भी है 44 प्लस XX। जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो 22 प्लस X एक ओवम के पास और 22 प्लस X एक ओवम के पास चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स बन जाएंगे। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि कौन सा स्पर्म कौन से ओवम के पास जाएगा। ठीक है, अब ओवम तो एक ही है, कौन सा क्या मतलब, ओवम तो एक ही है। ठीक है, एक ही जैसा इनका जेनेटिक मेकअप है। अगर X विद मेल का X फर्टिलाइजेस विद फीमेल का X, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ गर्ल, बिकॉज इसका जो जेनेटिक मेकअप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 44 प्लस XX। इसी तरीके से अगर ये X इस X के साथ, ये X इस X के साथ मिल गया तो 44 हो गया, ये Y इस X के साथ मिल गया। ठीक है, अब Y मिल रहा है X के साथ, तो क्या बन जाएगा 44 प्लस XY, दिस विल बी अ बॉय। अब अगर ये वाला 22 प्लस X इस 22 प्लस X के साथ मिल जाएगा तो अगेन 44 प्लस XX, तो इट विल बी अ गर्ल। और फिर अगर ये Y इस X के साथ मिल जाएगा तो इट विल बी 44 प्लस XY, इट विल बी अ बॉय। सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो चांस ऑफ, मतलब कितना परसेंट चांस है, 50% चांस है बॉय होने का और 50% चांस है गर्ल होने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन और इस लेसन का एंड। आई होप यू ऑल हैव enjoyed दिस लेसन और आपकी समझ में आएगा। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हैंडल देम। और NCERT रीड करते रहिए। Stay blessed, stay happy, and bye for this.